नमस्कार दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा के तीसरे भाग में सीधे गोता लगाते हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बॉम्बे से अमेरिका तक का सफर तय किया। आज हम उनकी उसी असाधारण यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे उनके कड़े शैक्षिक संघर्ष के बारे में और देखेंगे कि आखिर भारत वापस आने पर इतनी शिक्षा के बावजूद उन्हें किस भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ा। जरा सोचिए, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बेहतरीन डिग्रियां और योग्यता हमारी सदियों पुरानी भेदभाव वाली सोच से टकराती है। सच कहूं तो हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी योग्यता बनाम जाति की उस कड़वी जमीनी सच्चाई को सामने लाता है। और हाँ, इसी सच्चाई ने आगे चलकर एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन की नींव रखी थी। अगर हम 1913 से 1923 के बीच के केवल इन 10 सालों पर नजर डालें ना, तो ये सफ़र सच में हैरान करने वाला है। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर 1916 में भारत वापसी, 1920 में वापस लंदन जाना और आखिरकार 1923 में बड़ौदा लौटना। मतलब महज एक दशक के भीतर उनका ये सफ़र कई महाद्वीपों से होकर गुजरा। ये रफ्तार ज्ञान हासिल करने की उनकी ज़बरदस्त भूख को दर्शाती है। बात है 1913 की। ये एक तरह से आज़ादी की ओर उनकी पहली उड़ान थी। उम्र थी महज 22 साल। बड़ौदा के महाराजा से उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए। और पता सबसे बड़ी बात क्या थी? यहाँ पहुंचकर अपने जीवन में पहली बार उन्होंने आज़ादी की वो सांस ली जहाँ कोई भी उनसे उनकी जाति के बारे में पूछताछ नहीं करता था। और वहाँ उनकी पढ़ाई का जुनून देखिए। किसी एक विषय तक तो वो रुके ही नहीं। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, मानव विज्ञान, इन सभी में उन्होंने महारत हासिल की। सिर्फ 2 साल, जी हाँ, सिर्फ 2 साल में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले ली और फिर प्राचीन भारतीय वाणिज्य यानी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स पर अपनी पीएचडी थीसिस पूरी की। लाइब्रेरी में तो जैसे उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, क्योंकि वहाँ की उस आज़ादी ने उन्हें अपनी पूरी क्षमता आजमाने का खुला मौका जो दे दिया था। लेकिन 1916 आते आते इस तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लग गया। बड़ौदा स्टेट ने अप्रत्याशित रूप से उनकी स्कॉलरशिप वापस मांग ली। इसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मजबूरन भारत लौटना पड़ा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके सपने टूटे नहीं थे, उन्हें बस कुछ समय के लिए रुकना पड़ा था। और फिर आता है साल 1920। उनका वो पक्का इरादा उन्हें वापस लंदन ले गया। इस बार उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन जैसी प्रतिष्ठित जगहों पर दाखिला लिया और यहाँ उन्होंने पूरी लगन के साथ अपनी एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री पूरी की। 2 से 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा आंकड़ा है। आपको बता दूं, ये कोई आम नंबर नहीं है। लंदन में रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर हर दिन केवल 2 से 3 घंटे ही सोते थे। जरा उनकी काम करने के इस अविश्वसनीय तरीके और मेहनत की कल्पना कीजिए। इसी कड़े संघर्ष के बीच उन्होंने 8 से 9 किताबें भी लिख डाली, बिल्कुल बेमिसाल। चलिए अब इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नया मोड़ लेता है। साल 1923 आ चुका था। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया की सबसे बेहतरीन और प्रतिष्ठित डिग्रियां लेकर अपनी मातृभूमि भारत लौट आए। लेकिन अफसोस की बात है कि यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे कठोर, सबसे दर्दनाक अध्याय, उनकी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली थी। भारत लौटने पर उनकी शानदार शिक्षा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपना मिलिट्री सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। देखा जाए तो ये एक बहुत ही ऊंचा और सम्मानजनक पद था। किसी को भी लग सकता है ना कि इतनी बड़ी सरकारी पदवी किसी इंसान को हर तरह के सामाजिक भेदभाव से तो बचा ही लेगी। लेकिन सच कहूं तो असलियत इससे कोसों दूर थी। यहाँ हमारे सामने एक बहुत गहरा और विचलित कर देने वाला विरोधाभास आता है। एक तरफ वो एक वर्ल्ड क्लास स्कॉलर हैं, पीएचडी, एमएससी, बारट लॉ की डिग्रियों के साथ, जिनका न्यूयॉर्क और लंदन के बड़े बड़े बौद्धिक हलकों में बेहद सम्मान होता था। लेकिन दूसरी तरफ बड़ौदा में उन्हें महज एक अछूत माना गया। उन्हें अलग थलग कर दिया गया, अपमानित किया गया और एक इंसान की जो बुनियादी गरिमा होती है ना, उससे भी वंचित रखा गया। पश्चिम में मिली आज़ादी और भारत में मिले इस सुलूक का अंतर वाकई हैरान करने वाला था। दफ्तर की वो ज़मीनी सच्चाई और रोज़मर्रा का अपमान वो रूह कंपा देने वाला था। ऑफिस में कोई भी उनके साथ बैठना नहीं चाहता था। उनके पीने के पानी का ग्लास तक अलग रखा जाता था। हद तो तब हो जाती जब उनके अपने ही क्लर्क उन्हें सीधे हाथ में फाइल देने से इनकार कर देते थे और जब वे किसी मीटिंग में जाते तो उनके पहुंचते ही बाकी स्टाफ उठकर बाहर चला जाता था।
ये सन्नाटा और ये अलगाव शब्दों से परे पीड़ादायक था। जाहिर है, इस लगातार बढ़ते हुए अपमान ने और अपने ही अधीन काम करने वाले लोगों द्वारा किए गए इस बर्ताव ने सब्र की एक सीमा पार कर दी थी। यही उनका ब्रेकिंग पॉइंट साबित हुआ। आखिरकार उस घोर मानसिक पीड़ा और अलगाव के कारण उन्हें अपने उस ऊंचे पद से इस्तीफा देना पड़ा और बड़ौदा को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या इस कड़वे अनुभव ने उन्हें तोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। इस दर्द को उन्होंने एक अडिग संकल्प में बदल दिया। उन्होंने तय किया, अब मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। यह वो ऐतिहासिक पल था जहां एक व्यक्ति का अपना गहरा निजी आघात एक बहुत बड़ी सामूहिक और सामाजिक क्रांति में तब्दील हो गया। और बस यहीं से बॉम्बे में उस महान क्रांति की नींव पड़ती है। बड़ौदा का वो कड़वा अनुभव अपने साथ लेकर वे बॉम्बे वापस आ गए। यहाँ उन्होंने अपनी वकालत शुरू की और आधिकारिक तौर पर इस खोखली जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपने जीवन भर के संघर्ष का आगाज कर दिया। और ये जो शुरुआत थी ना, ये बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि उनका युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि विचारों की ताकत से लड़ा जाना था। आगे चलकर प्रकाशित हुई उनकी प्रसिद्ध कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उसी बौद्धिक और सामाजिक युद्ध की एक झलक है जिसे उन्होंने बॉम्बे की सड़कों से शुरू किया था। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये कि उनकी यह क्रांति महज कुछ राजनीतिक सुधारों तक सीमित नहीं थी। यह समाज को जड़ से बदलने की एक मुहिम थी। उनका मकसद हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए उनका आत्मसम्मान वापस लाना था। वे शिक्षा और जागरूकता के जरिए असली सशक्तिकरण चाहते थे। उन्होंने दमनकारी व्यवस्थाओं और जाति आधारित सोच को सिरे से नकार दिया और लोगों को सामूहिक आज़ादी के लिए एकजुट करना शुरू किया। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची और बेहतरीन शिक्षा भी किसी इंसान को इस गहरे भेदभाव से नहीं बचा सकती, तो फिर इस असमानता की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आखिर हमें क्या करना होगा? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इस अहम जानकारी और सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।